फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और जैसा कि फ्रेंड मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अब मैं लेके आऊंगा एनक्लेक्स के टॉपिक्स, और मैंने बताया था कि कौन सा टॉपिक लेके आएंगे। तो फ्रेंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम पूरा बेस्ट रहेगा किस पे? ये एनक्लेक्स पे। ठीक है फ्रेंड, सॉन्डर्स की जो बुक आती ना एनक्लेक्स, उस पे बेस्ट रहेगा पूरा टॉपिक। और कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम में फ्रेंड क्या क्या, जैसे कि कार्डियक से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज आती है, उनका किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम बात करेंगे इस जो पूरा टॉपिक है ये कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी कोई कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम होती है या कार्डियक प्रॉब्लम होती है, तो उसको जानने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड? डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो यहां पे कार्डियोवेस्कुलर एनक्लेक्स में कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम से पहले बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट दे रखे हैं। उसको मैंने 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने से क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाए, एक एक की हम बात करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी फ्रेंड वो होगी लेबोरेटरी टेस्ट, कि कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इसको कार्डियक की ये प्रॉब्लम हुई है, मायोकार्डियल इंफ्राक्ट हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है, ठीक है, या वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया हुआ है। तो सारी चीजें इस क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, खास करके लेबोरेटरी में जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो आज इस क्लास में बात करेंगे। तो फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताओ कि मैंने ये जो एनक्लेक्स का टॉपिक स्टार्ट किया तो आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड यहाँ पे हम डालेंगे आज की हेडिंग लेबोरेटरी टेस्ट। जैसा थंबनेल में आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट डालेंगे, वो भी किसका? कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम जब होती है किसी पेशेंट को, तो क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम डालेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, लेबोरेटरी टेस्ट दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब यहां पे लेबोरेटरी टेस्ट, ऐसे तो डायग्नोस्टिक जो टॉपिक दे रखा है एनक्लेक्स में फ्रेंड वो डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड क्या क्या प्रोसीजर्स है, बट यहां पे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो कि भाई ब्लड टेस्ट कौन कौन से होंगे, क्योंकि ब्लड टेस्ट के बाद कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे ईसीजी, ईसीजी भी एक प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, ये सब कार्डियक प्रॉब्लम से, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। तो बट आज के इस क्लास में हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। तो कौन कौन से यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो सारी एक एक करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी फ्रेंड कोई भी पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड, कार्डियक प्रॉब्लम को कैसे जानोगे आप? कार्डियक प्रॉब्लम का मतलब होता है हार्ट, सीने में दर्द हो रहा है, उसको बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, हाँ, तो चेस्ट, खास करके चेस्ट पेन पे, ठीक है, उसको अटैक आया है या एमआई हुआ है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वॉल की प्रॉब्लम है, वो सारी धीरे धीरे जब डायग्नोस करते हैं तब पता चलता है। बट लेकिन जैसे पेशेंट इमरजेंसी में आता है आपके पास, तो आप उसमें क्या टेस्ट करोगे आते ही? सबसे पहले, वैसे तो सबसे पहले ईसीजी की जाती है कार्डियक प्रॉब्लम, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं लेबोरेटरी टेस्ट की। तो लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले यहां पे हम बात करें फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर्स, तो कार्डियक मार्कर्स में फ्रेंड 3 चीजें आती है। कार्डियक मार्कर्स में यहां पे क्या चीज कितनी आएगी? 3 चीजें आएगी फ्रेंड। तीनों चीजों को मैं यहां लिख देता हूं।
तीन चीजें आएगी फ्रेंड, एक है ट्रोपोनिन, ठीक है, एक है ट्रोपोनिन फ्रेंड, ये भी तीन टाइप का होता है फ्रेंड, ट्रोपोनिन भी तीन टाइप, अभी मैं यहां लिख देता हूं, फिर डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। एक हो गया ट्रोपोनिन, एक होता है CKMB, ठीक है, और दूसरा होता है मायोग्लोबिन। ये तीन मार्कर्स होते हैं फ्रेंड, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है, खास करके मायोकार्डियल इंफ्राक्ट जब अटैक आता है, तो ये जो तीन हैं, ये तीन कार्डियक मार्कर हैं, जिस ये ब्लड टेस्ट ही होता है। अब यहां पे एक एक की हम बात करें फ्रेंड, ट्रोपोनिन की बात करें, ट्रोपोनिन एक एंजाइम है, क्या है फ्रेंड, एक एंजाइम है ट्रोपोनिन, एक क्या है, एक एंजाइम है, और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एक तरह से क्या है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या है फ्रेंड, ये एक तरह से प्रोटीन है, क्या है, एक तरह से प्रोटीन है। और जब भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है या हार्ट मसल में कोई प्रॉब्लम होती है, या वहां पे ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है या ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो ट्रोपोनिन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है ट्रोपोनिन, और इसकी लेवल किसमें बढ़ जाती है, ब्लड में इसकी लेवल बढ़ जाती है, ब्लड में इसकी लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस टेस्ट को किया जाता है, क्योंकि जब भी कार्डियक प्रॉब्लम होती तो इसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो यहां पे ट्रोपोनिन की बात करें हम फ्रेंड, जो ट्रोपोनिन होते हैं वो तीन टाइप के ट्रोपोनिन होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन ट्रोप, यहां पे मैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो ट्रोप आई, एक होता है ट्रोप सी, एक होता है ट्रोप टी। ट्रोपोनिन आई, कार्डियक ट्रोपोनिन बोल सकते हो, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी, ठीक है फ्रेंड। यहां पे जो सबसे पसंदीदा आजकल जो आज के इस मॉडर्न जमाने में, जैसे ही पेशेंट आया हार्ट प्रॉब्लम लेके या कार्डियक प्रॉब्लम लेके, तो सबसे पहले उसका जो ब्लड टेस्ट जाएगा फ्रेंड, उसका जो लेबोरेटरी टेस्ट होगा वो होगा ट्रोप आई। क्या होगा फ्रेंड, ट्रोप आई होगा, और इसकी रेंज होती है फ्रेंड 0 से 0. इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड, इसकी जो रेंज होती है, इसकी यूनिट क्या है फ्रेंड, इसकी यूनिट है Ng/ml, इसकी यूनिट है Ng/ml, 0.0 Ng/dl, 0 से 0.04, 0 से 0.04 Ng/dl, नैनोग्राम पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर डेसी, सॉरी ml, dl नहीं ml, Ng/ml, 0 से 0.04 Ng/ml, ठीक है ना, पर ml, मिलीलीटर, नैनोग्राम पर मिलीलीटर, इतनी इसकी रेंज होती। अगर इससे ज्यादा हुआ, इससे बड़ा हुआ है 0.04 से, या 0, लास्ट रेंज होती 0 से 0.0.04, तो इससे अगर बड़ा हुआ होता है तो ये किसको शो करता है फ्रेंड, MI को, किसको, मायोकार्डियल इंफ्राक्ट या हार्ट अटैक। ये किसको दर्शाता है कि भाई पेशेंट किससे सफर हुआ है, MI से सफर हुआ है ट्रोप आई में, ठीक है। यहां पे दोनों की बात करें तो इतने कॉमन नहीं है आजकल, इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादातर हम जो टेस्ट करवाते हैं आजकल ट्रोप आई करवाते हैं। फिर भी हम ट्रोप टी की बात करें तो ट्रोप टी की जो वैल्यू है फ्रेंड, मेल में 22 Ng/ml, मेल में कितनी होती है इसकी, 22 Ng/ml, एंड फीमेल में इसकी होती है 14 के आसपास Ng/ml, ठीक है। ये होती है ट्रोप आई की, ठीक है, यहां सॉरी ट्रोप टी की। फ्रेंड यहां पे जो ट्रोप आई है, ये इसका जो पीक लेवल है, जैसे किसी पेशेंट को MI आया तो इसका जो पीक लेवल है वो 3 घंटे में बढ़ेगा,
3 घंटे में इसका जो पीक लेवल है, 3 आवर्स में इसका जो लेवल है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ड्रॉप आएगा। और ये रहता है 7 से 10 दिन तक ये बढ़ा हुआ रहता है। अगर किसी पेशेंट को आज एमआई आया है, आज अटैक आया है, तो वो 7-8 दिन तक उसमें जो ट्रोपाई की जो लेवल है वो बढ़ा हुआ आएगा। ट्रोपाई का क्या है, लेवल बढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पे ट्रोप टी भी फ्रेंड, ट्रोप टी में अगर 22 Ng/ml से भी ट्रोप टी बढ़ा हुआ है या फीमेल में 14 Ng/ml से बढ़ा है, तो मायोकार्डियल डैमेज हुआ है या कोई भी मसल्स में, हार्ट की मसल्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, वहां पे कोई इस्चीमिया हुआ है या वहां पे इंफ्राक्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें, ट्रोपाई समझ में आ गया फ्रेंड? ठीक है, कमेंट करके बताते जाना फ्रेंड, कमेंट करके बताना समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, यहां पे हम बात करें फ्रेंड नेक्स्ट सीकेएमबी। सीकेएमबी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड क्रेटिन काइनेज मायोकार्डियल मसल। क्रेटिन काइनेज मायोकार्डियल मसल, क्रेटिन काइनेज मायोकार्डियल मसल। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होता है क्रेटिन काइनेज फ्रेंड? इसका मतलब होता है कि ये जो क्रेटिन काइनेज है ये हमारी जो मायोकार्डियल यानी हार्ट की जो मसल है मायोकार्डियम, उस पे पाया जाता है। हार्ट की मसल पे ये रहता है। एक तरह से ये भी क्या है, एक तरह से ये भी एंजाइम है। और एंजाइम किसका बना होता है फ्रेंड? एंजाइम किसका बना होता है? एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड? पता होना चाहिए आपको, एंजाइम किसका बनता है? प्रोटीन का बनता है। तो ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी क्या है, कहां पाया जाता है फ्रेंड? ये हमारे हार्ट की मसल्स में पाया जाता है। और ये भी अगर इसकी रेंज बढ़ती है, इसकी रेंज बढ़ती है, तो ये भी क्या दर्शाएगा? ये भी फ्रेंड मायोकार्डियल डैमेज को दर्शाएगा, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्राक्ट हुआ है, क्योंकि ये भी मसल्स में पाया जाता है, मायोकार्डियल मसल में। तो सीकेएमबी भी एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट है एमआई के लिए, स्पेशली एमआई के लिए, मायोकार्डियल इंफ्राक्ट के लिए सीकेएमबी। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड वो होती है जीरो से इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से 4.9 Ng/ml। 0 से 4.9, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। 0 से 4.9 Ng/ml इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से 4.9 Ng/ml। ठीक है, सीकेएमबी की रेंज होती है। यहां पे सीपीकेएमबी भी होता है फ्रेंड। ठीक है, सीपीकेएमबी भी बोल सकते हो उसको। तो सीकेएमबी क्रेटिन काइनेज मायोकार्डियल मसल, इसकी रेंज होती है 0 से 4.9 Ng/ml, डीएल बार Ng/ml। ठीक है, और ये क्या होता है फ्रेंड, किसमें बढ़ता है ये? इसकी जो वैल्यू बढ़ती है वो मायोकार्डियल डैमेज या कोई भी हार्ट जो हमारे हार्ट की जो मसल है, खास करके मायोकार्डियम में कोई भी दिक्कत होती है, तब ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है सीकेएमबी की। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू बढ़ती है वो 18 घंटे में, कोई अगर इंफ्राक्ट आता है तो उसके 18 घंटे बाद बढ़ती है। अब देख लो यहां पे एक चीज, इसकी बढ़ रही 3 घंटे में, जैसे ही एमआई आया 3 घंटे में ये बढ़ जाता है ट्रोपोनिन, और ये बढ़ता है 18 घंटे में। तो सबसे जो बेस्ट जो लेबोरेटरी टेस्ट होगा वो ट्रोपोनिन आई होगा। ये कब बढ़ जाता है? 3 घंटे में बढ़ जाता है फ्रेंड। ये किस में बढ़ जाता है? 3 घंटे में ही बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट क्या है? ट्रोपोनिन आई, खास करके ट्रोपोनिन, इसमें भी सबसे बेस्ट है ट्रोपोनिन आई। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करें मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? एक तरह से ग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन जैसा शब्द आया हुआ है। मायो मतलब मसल होगी, यहाँ ग्लोबिन मतलब, यहाँ पे क्या होता है, ये जो
मायोग्लोबिन है ये एक तरह से प्रोटीन है, वो भी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बांध के रखते हैं और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन है मायोग्लोबिन, ये कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। अब ये कार्डियक मसल में भी पाया जाता है और स्केलेटल मसल में भी पाया जाता है। तो इसका लेवल बढ़ेगा, मान लो इसका लेवल बढ़ेगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये मायोकार्डियल मसल में बढ़ रहा है या स्केलेटल मसल में बढ़ रहा है। इसलिए इसको ज्यादा प्रिफेयर नहीं करते, इस टेस्ट को, मायोग्लोबिन का जो टेस्ट है इसको कम प्रिफेयर करते हैं। यानी ये स्पेसिफिक कार्डियक, स्पेशल कार्डियक के लिए नहीं बना, क्योंकि ये किसमें भी पाया जाता है, ये स्केलेटल मसल्स में भी पाया जाता है, इसलिए ये इसके लिए नहीं होगा। फिर भी इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानना हो तो ये जैसे सेल डेड होती है उसके 2 घंटे, बट दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में फिर कंफ्यूजन। मान लो जैसे आपके कहाँ का स्केलेटल मसल में कोई इंजरी हुई है और उसको टेस्ट करवाते हैं या लेबोरेटरी टेस्ट, तो मायोग्लोबिन तो बढ़ा हुआ आएगा, तो ऐसा थोड़ी होगी, ऐसा थोड़ी समझ लेंगे कि आपके कार्डियक प्रॉब्लम हुई है। तो इसको रहने दो। मेन 2 ही हैं यहाँ पे कार्डियक मार्कर जो आजकल चल रहे हैं, वो है ट्रोपोनिन और CK-MB। तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया फ्रेंड कार्डियक मार्कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कार्डियक मार्कर में कोई दिक्कत नहीं होती, देख लो, मिटाऊंगा फिर मैं। इसके बाद में बात करूंगा फ्रेंड, फर्स्ट होगा कार्डियक मार्कर हो गया, दूसरा हम कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरी बात करेंगे CBC की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, CBC तो सबने सुना होगा ना नाम यार CBC कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं, पता होगा ना आपको यार। एक चीज और लिख दो तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं कोष्टक में एनक्लेक्स, इसका बहुत फर्क पड़ता है, एनक्लेक्स, ठीक है, एनक्लेक्स इसका बहुत फर्क पड़ता है एनक्लेक्स का यार। एनक्लेक्स हवा निकाल देते अच्छे अच्छों की भाई साहब। एनक्लेक्स बहुत पढ़ी यार मैंने, एनक्लेक्स बहुत पढ़ी, जब मैं तैयारी करता था बहुत पढ़ी मैंने। तो अब हम बात करेंगे CBC। क्या होता है CBC, बहुत से को तो CBC की फुल फॉर्म ही पता नहीं होगी भी, ऐसे भी महारथी है, ठीक है ना। तो दूसरा यहां पे हम बात करेंगे CBC की। दूसरा जो लेबोरेटरी टेस्ट है CBC, CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है फ्रेंड, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे RBC, सबसे पहले हम बात करेंगे RBC, WBC, ठीक है, 2 की बात करेंगे यहां पे। पहले RBC की बात करें फ्रेंड, RBC की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। जो RBC है फ्रेंड वो 4.7 से 6.1, 4.7 से 6.1 मिलियन पर लीटर। 1 लीटर जो ब्लड है, 1 लीटर जो ब्लड है फ्रेंड, सॉरी माइक्रो लीटर आएगा यहां, पर माइक्रो लीटर, पर माइक्रो लीटर, ठीक है, मिलियन पर माइक्रो लीटर, ये इसकी क्या होगी, इकाई होगी, मिलियन पर माइक्रो लीटर। कितना, 4.7 टू 6.1 मिलियन पर माइक्रो लीटर। अब यहां मिलियन पता है ना आपको, मिलियन आजकल तो सबको पता होगा मिलियन, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में 1 मिलियन फॉलोवर, तो सबको पता है। नहीं तो बहुत से लोगों को पहले पता नहीं था कि मिलियन क्या होता है, 10 लाख होता है 1 मिलियन का मतलब। तो यहां पे 47 लाख से 61 लाख नॉर्मल हमारी RBC होती है, 4.7 से 6.1 मिलियन पर माइक्रो लीटर। अब यहां पे जब कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो RBC का क्या होता है, ठीक है।
जब कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, तो आरबीसी का क्या होता है? तो आरबीसी कब घटती है? सबसे पहले हम बात करें, डब्ल्यूबीसी को हटा दो, पहले पहले आरबीसी आरबीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आरबीसी की बात करें, जैसे मान लो आरबीसी डिक्रीज, किस में घट रही है आरबीसी? आरबीसी किस किस में घटेगी? एक तो आरएचडी, किसमें घटेगी फ्रेंड? आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। कोई भी इंफ्लामेशन होता है तो हार्ट में कोई भी इंफ्लामेशन होगा। आरएचडी क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें किसका? स्ट्रेप्टोकोकस का इंफेक्शन होता है फ्रेंड। स्ट्रेप्टोकोकस इंफेक्शन होता है इसमें वाल में, वाल खराब हो जाते हैं, मतलब इसके रूमेटिक हार्ट डिजीज में फीवर आता है और इंफेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन होता है आरएचडी में। उसके बाद इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम में इंफेक्शन और रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। ये किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन से, ठीक है, बैक्टीरियल इंफेक्शन से होता है ये रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें क्या होगा? इसमें आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी फ्रेंड। आरएचडी में रूमेटिक हार्ट डिजीज में डिक्रीज हो जाएगी, और किसमें डिक्रीज होगी? इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस में डिक्रीज हो जाएगी। इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस में डिक्रीज हो जाएगी। बढ़ेगी किसमें फ्रेंड? बढ़ेगी किसमें? इंक्रीज, बढ़ेगी किसमें फ्रेंड? एमआई में बढ़ेगी। ध्यान रखना फ्रेंड, एमआई में, मायोकार्डियल डैमेज में क्या होगी फ्रेंड? मायोकार्डियल डैमेज में जो आरबीसी है वो बढ़ेगी। क्या मायोकार्डियल इंफ्राक्ट होता है फ्रेंड, उसमें कोई भी जो मायोकार्डियम की मसल्स में कोई भी दिक्कत होती है, वहां पे ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है या वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो क्या बढ़ेगी फ्रेंड? वहां पे आरबीसी बढ़ेगी। आरबीसी बढ़ेगी क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई, खास करके ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो रही, तो उस ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए वहां पे आरबीसी बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा वहां ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इसलिए आरबीसी बढ़ जाती है। किसमें? मायोकार्डियल, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल लिख दे कि मायोकार्डियल डैमेज में, ठीक है, मायोकार्डियल डैमेज में, ठीक है। यहां पे आरबीसी की बात हो गई, ठीक है। क्या हो गई फ्रेंड? आरबीसी की बात हो गई। इधर डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी कब बढ़ती फ्रेंड? डब्ल्यूबीसी आपको पता है, व्हाइट ब्लड सेल कब बढ़ेगी? जब भी कोई भी इंफेक्शन होता है फ्रेंड बॉडी में, इंफेक्शन होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी क्या करती है? अपनी संख्या बढ़ा देती है, जिससे क्या है, उस सामने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो खतरनाक है। डब्ल्यूबीसी पहले कितनी होती है? पहले इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 4,500 से 11,000, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर, ठीक है, पर माइक्रोलीटर। 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। और बढ़ेगी कब फ्रेंड? ये कब बढ़ेगी फ्रेंड? डब्ल्यूबीसी कब बढ़ेगी? एक तो कोई भी इंफ्लामेशन हो गया, मान लो हार्ट में कोई भी इंफ्लामेशन हो गया हार्ट में, और एमआई में भी बढ़ती है। किसमें बढ़ेगी? एमआई में भी बढ़ेगी, मायोकार्डियल इंफ्राक्ट में भी बढ़ती है। एक तो एमआई में भी, मायोकार्डियल इंफ्राक्ट में भी बढ़ती है, और कोई भी इंफ्लामेशन हो गया या इंफेक्शन हो गया, इंफ्लामेशन में भी क्या है? डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है फ्रेंड? डब्ल्यूबीसी भी बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है फ्रेंड? यहां पे डब्ल्यूबीसी भी बढ़ती है। तो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यहां पे देख लो। आरबीसी जब भी आरएचडी की प्रॉब्लम होगी पेशेंट को,
रूमेटिक हार्ट डिजीज तो WBC घटेगी। कोई भी इन्फेक्शन, जैसे एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन होगा तो भी वहां पे डिक्रीज होगी। इंक्रीज किस में होगी? मायोकार्डियल डैमेज में इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे WBC की बात करें 4,500 से 11,000 के आसपास इसकी नॉर्मल रेंज होती है, पर माइक्रोलीटर इसकी यूनिट होती है। MI में और कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन हो खास करके, वैसे WBC कहां भी इंफ्लामेशन होता है तो बढ़ती है फ्रेंड, ठीक है ना। और हार्ट में कोई भी इंफ्लामेशन होगा या इन्फेक्शन होगा तो भी यहाँ पे WBC बढ़ेगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दो टेस्ट हो गए, फर्स्ट हो गया कार्डियक मार्कर, दूसरा हो गया CBC, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड तीसरी बात करेंगे कोएगुलेटरी फैक्टर या कोएगुलेट, जो हमारे ब्लड का जमने से रोकते हैं, हमारे ब्लड को जमने से रोकते हैं वो फैक्टर, ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर। तो तीसरा यहां पे आ जाएगा ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर। ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर कितने होते हैं फ्रेंड? हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, टोटल होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। हार्ट डिजीज में क्या होता है या MI में क्या होता है फ्रेंड? MI मान लो, MI में क्या होता है? मायोकार्डियल इंफ्राक्ट में एक तरह से इस्चीमा होता है। वहां पे क्या है? ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती। अब वो रुकती क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड को कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है? जैसे ये फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, या ये फैक्टर बढ़ जाते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है, ये क्या करते हैं? ब्लड कोएगुलेशन, जो ब्लड को जमाने वाले फैक्टर हैं, उनकी अगर बढ़ जाती है, ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर अगर बढ़ जाते हैं, ब्लड को जमाने वाले फैक्टर, क्लॉट बनाने वाले फैक्टर, जैसे वो बढ़ेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? क्लॉट बन जाएगा। कहां पे बनेगा फ्रेंड? कोरोनरी आर्टरी में। क्या बन जाएगा फ्रेंड? कोरोनरी आर्टरी में क्या बन जाएगा? क्लॉट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल है, खास करके मायोकार्डियम, उसमें ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। वहां पे क्या? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लॉट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है आर्टरी में, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें थ्रोम्बस बन जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, वहां पे रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना और फिर एक क्लॉट बन जाना, जिससे फिर क्या है? पूरी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड? जिसकी वजह से क्या होता है? MI के पूरे चांस रहते हैं। तो ये MI में ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? बढ़ जाते हैं, जमाने वाले फैक्टर, ठीक है। चौथी यहां पे हम बात करें सीरम लिपिड प्रोफाइल। सीरम लिपिड प्रोफाइल, लिपिड किससे बनते हैं फ्रेंड? फैट से बनते हैं, ठीक है ना। लिपिड प्रोफाइल में क्या होगा फ्रेंड? यहां पे 3 चीजों को नापा जाता है। 3 चीजें कौन कौन सी हो गई लिपिड प्रोफाइल में? एक होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एक होता है ट्राइग्लाइसेराइड, एक होता है लाइपोप्रोटीन। क्या होता है फ्रेंड? लाइपोप्रोटीन। क्या होता है फ्रेंड? लाइपोप्रोटीन। सुना होगा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया भाई मेरा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मोटा हो गया मैं, फैट बढ़ गई। फैट बढ़ती तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है। लिपिड बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल पूरा बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, लाइपोप्रोटीन बढ़ते हैं, जिससे क्या है? कोरोनरी आर्टरी में क्या प्लग बन जाते हैं? किसके? फैट के प्लग बन जाए। कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या है? वो सक्रिय होती जाती है कोरोनरी आर्टरी।
तो आर्टरी जो हमारी हार्ट की आर्टरी है उनमें क्या हो जाता है, फिर कोरोना आर्टरी बोलते हैं ना, आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, वही ब्लॉकेज होता है। फिर क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज है तो वहां स्टंट डालते हैं, उसको बोलते हैं पीटीसीए या एंजियोप्लास्टी, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी बोला जाता है उसको। तो यहां पे हम बात करें फ्रेंड, 3 चीजें हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी में ये बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी आर्टरी को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, लिपिड तब बढ़ता है ये। यहां पे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें फ्रेंड, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना फ्रेंड, तो ये क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, वहां पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल कोलेस्ट्रॉल की। एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। यहां पे कोलेस्ट्रॉल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं मैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज होती है फ्रेंड, वो होती है 200 से 239 mg पर डीएल, 200 से 239 mg पर डीएल, 200 से 239 mg पर डीएल, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। इससे अगर ज्यादा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल अगर 239 से ज्यादा हुआ तो क्या हो सकती है, हार्ट डिजीज होती है। कौन सी, वो भी खास करके सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सी फ्रेंड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ये 150 mg पर डीएल होता है। इससे ज्यादा हो गया तो भी आपको हार्ट डिजीज या सीएडी के चांस है, ठीक है। कितना होना चाहिए, 150 mg पर डीएल। लाइपोप्रोटीन की बात करें फ्रेंड, लाइपोप्रोटीन 30 mg पर डीएल, 30 mg पर डीएल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन में जो लाइपोप्रोटीन है वो 30 mg पर डीएल होने चाहिए, 30 mg पर डीएल होने चाहिए, 30 mg पर डीएल होने चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया ब्लड कोगुलेशन फैक्टर एंड सीरम लिपिड प्रोफाइल, सीरम लिपिड प्रोफाइल हो गया ये। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन, इसमें इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे हम बात करेंगे, आगे 5वां पॉइंट, होमोसिस्टीन। क्या होता है होमोसिस्टीन, वो भी हम बात कर लेते हैं। क्लास लंबी होगी थोड़ी सी, पर पूरा जो ब्लड टेस्ट है ना पूरे हो जाएंगे। कितने मिनट की होगी क्लास यार, चल रही लंबी, 33 मिनट की क्लास हो गई। चलने दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड होमोसिस्टीन। क्या होता है होमोसिस्टीन, 5वां जो छठा है ना, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन या होमोसिस्टेन बोल सकते हो। ये एक तरह से क्या है फ्रेंड, प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन बनाता है ये है एमिनो एसिड है। ये क्या है फ्रेंड, एक तरह से एमिनो एसिड है ये। और क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। ये जो होमोसिस्टीन है फ्रेंड, जो होमोसिस्टीन है ये क्या है, एमिनो एसिड है, और ये बनाता है प्रोटीन। अगर ये बढ़ा हुआ है ब्लड में, अगर ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ी हुई है तो ये इंडिकेट करता है फ्रेंड, इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। क्या है, अगर ये बढ़ा हुआ है, होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। इसके बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड, क्योंकि एमिनो एसिड बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ता है, तो एक तरह से वो क्या करता है, क्लॉट्स बन जाते हैं आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाते हैं। हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के क्या बढ़ जाते हैं फ्रेंड, हार्ट अटैक के
चांस बढ़ जाते हैं। और इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 5 से 15 माइक्रोमोल पर लीटर, नहीं मिली मोल पर लीटर। 5 से 15, सॉरी माइक्रो ही है, 5 से 15 माइक्रो कर दो, माइक्रोमोल पर लीटर, माइक्रोमोल पर लीटर, ध्यान रखना 5 से 15 माइक्रोमोल पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है होमोसिस्टीन की। होमोसिस्टीन भी क्या है, एक तरह से ब्लड टेस्ट ही कराया जाता है, ब्लड का ही होगा, जिसमें इसके बढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि भाई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये बढ़ा हुआ है, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, ठीक है, या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी वजह से क्या है, क्लॉट बन सकते हैं आर्टरीज में, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है फ्रेंड, और स्ट्रोक भी आ सकता है, और अदर हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें सेवंथ बात करें सीआरपी। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। वैसे ये प्रोटीन है फ्रेंड सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये वैसे तो कुछ भी अगर इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये बढ़ता है। नॉर्मल बुखार में भी बढ़ेगा, वायरल बुखार में बढ़ जाता है, ये जब वायरल फीवर होता है तब भी सीआरपी बढ़ जाता है। बट कार्डियक जब प्रॉब्लम होती है तब भी ये कराया जाता है, और कार्डियक प्रॉब्लम में भी ये बढ़ जाता है, खास करके जब आथेरोथ्रोम्बोसिस, मतलब हमारी जो आर्टरीज है उसमें थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस बनता है तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड, इन्फ्लामेशन होता है। जब क्लॉट बन जाता है हमारी आर्टरी में, वो भी कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे जब कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनेगा तो वहां पे क्या होगा, थ्रोम्बस बनेगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये किसके साइन सिम्टम्स हैं, इन्फ्लामेशन के। तो वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो फ्रेंड सीआरपी बढ़ेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेगा, और इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसका लेवल क्या हो जाएगा, ये ज्यादा किसमें बढ़ता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये 50 से ज्यादा पहुंच जाता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.3 से 1 mg पर डीएल होती है, 0.3 से 1.0 mg पर डीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड सीआरपी की 0.3 से 1 mg पर डीएल, इसकी क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है, कितनी होती है, 0.3 से 1 mg पर डीएल सी रिएक्टिव प्रोटीन की। सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी, तो जब भी मैंने बताया ना कोई भी वायरल फीवर हो उसमें भी बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, और स्पेशली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अधिक बढ़ता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे हम बात करेंगे 8 नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में दो चीजें आएगी फ्रेंड, दो आते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में, कौन कौन आते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, एक हमारा सोडियम, एक आता है पोटेशियम, दो आएंगे ना, पता है ना आपको। एक और आता है क्लोराइड, बट क्लोराइड का इतना जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। सोडियम पोटेशियम मेन है, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको K से, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम बात करें पोटेशियम की। पोटेशियम पोटेशियम जब कम हो जाता है और बढ़ जाता है, पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे हार्ट के लिए, बहुत ही जरूरी है पोटेशियम। और सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें पाया जाता है, खाने की चीजों में, केले में पोटेशियम, केला डेली खाना चाहिए, एक केला, ठीक है, एक खाओ दो खाओ। पोटेशियम की बात करें फ्रेंड यहां पे, तो पोटेशियम जैसे इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें हम, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 3.5 टू
5.5 मिली मोल पर लीटर। 3.5 से 5.5, 3.5 से 5.5 मिली मोल पर लीटर। 3.5 से, ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। 3.5 से 5.5 मिली मोल पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। पोटेशियम अगर बढ़ता है, पोटेशियम, यहां पे पोटेशियम की बात इधर ही कर रहा हूं मैं, अगर पोटेशियम बढ़ता है तो इसको बोलेंगे हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया। अगर पोटेशियम बढ़ता है तो उसको बोलेंगे हाइपरकेलेमिया ब्लड में, ठीक है। पोटेशियम कम होता है तो इसको बोलेंगे हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया। अगर 3.5 से कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोकेलेमिया, 5.5 से अधिक होगा उसको बोलेंगे हाइपरकेलेमिया। दिखाई दे रहा है आपको वहां पे? उसको बोलेंगे फ्रेंड हाइपोकेलेमिया, जो कम हो जाएगा। अगर अधिक होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया। अब यहां पे इधर मिटा दूं ना, अब यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोकेलेमिया। अगर 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 पोटेशियम कम हो गया ब्लड में, पोटेशियम क्या हो गया? कम, हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम कम हो गया साहब, क्या हो गया? पोटेशियम कम हो गया हमारे ब्लड में। तो क्या क्या हो सकता है? पोटेशियम कम हो गया। एक बात बता दो फ्रेंड, जो हमारा हार्ट पंप करता है या एक रिदम में धड़कता है, उस रिदम को जो मेंटेन करता है ना, उसमें पोटेशियम का महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम रोल है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने बताया अहम रोल है, अब पोटेशियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया तो ये हमारे हार्ट के कामों को डिस्टर्ब कर देगा, हार्ट के कामों को डिस्टर्ब कर देगा। और हार्ट के कामों को डिस्टर्ब करेगा तो ये क्या कर देगा? जो वो मैंने बताया था अभी, स्टेबिलिटी, जो एक तरह से वो जो इंपल्स जाती है धड़कने की, वो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी या इनस्टेबल हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। क्या हो जाएगी? एक तरह से उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा वो। एक तो होगा वेंट्रिकुलर, यहां पे क्या होगा? वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया, वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया, इसका क्या मतलब होता है वो मैं भी बताऊंगा। एक होता है इंक्रीज, क्या बढ़ जाएगी इसकी? इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी। जो ऐसे नोड से इंपल्स आती है धड़कने की, ऐसे नोड से, एवी नोड, फिर पर्किंजे फाइबर पूरा वेंट्रिकल में जाती हैं हार्ट में, तो वो बढ़ जाएगी एक्टिविटी हाइपोकेलेमिया में, और वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया हो जाएगा। जो हमारा वेंट्रिकल है, दो नीचे दो वेंट्रिकल है ना, राइट एंड लेफ्ट, इनका जो पंपिंग सिस्टम है वो डिसरिदमिया, मतलब रिदम में नहीं रहेगा, फास्ट, कभी फास्ट हो जाएगा कभी धीरे हो जाएगा, मतलब एक रिदम में नहीं रहेगा। इसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया। और इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होगा? प्रॉपर, एक तरह से यूं सोचो कि उसका जो धड़कने का सिस्टम है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है ना। तो इसमें जो आपकी पल्स रेट है वो भी डाउन हो, अप डाउन, अप डाउन होती रहेगी। किसकी वजह से? हाइपोकेलेमिया की वजह से, हाइपोकेलेमिया की वजह से। अब यहां पे फ्रेंड और क्या चेंज होगा हाइपोकेलेमिया में? ईसीजी चेंजेज होगा, ईसीजी में चेंजेज होगा।
ईसीजी फ्रेंड, अभी जस्ट मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेज होगा। जब मैं ईसीजी पढ़ाऊंगा तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। एक पट्टी निकालते हैं ईसीजी, छाती की पट्टी बोलते हैं उसको, सिंपल भाषा में बोले तो छाती की पट्टी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ईसीजी। उस ईसीजी में चेंजेज आते हैं किसकी वजह से? हाइपोकेलेमिया की वजह से। और वो जो ईसीजी में चेंजेज आते हैं वो किस में चेंजेज आते हैं? हमारे हार्ट में चेंजेज आते हैं। तो ईसीजी में पीक्यूआरएस ऐसे वेव्स होती है, पीक्यूआर। जब मैं ईसीजी पढ़ाऊंगा तब बता दूं, अभी आपको जस्ट याद रखना है कि क्या क्या चेंजेज होते हैं, यहां पे क्या क्या चेंजेज होगा। हाइपोकेलेमिया में जो ईसीजी में चेंजेज होगा फ्रेंड, वो क्या होगा? टी वेव है ना, वो मुड़ जाएगी, इनवर्ज हो जाएगी, यू वेव जैसी। इनवर्जन ऑफ टी वेव, ठीक है, यू जैसी दिखाई देगी। ये जो टी है ना, ये ऐसे हो जाएगी। जो टी है, टी वेव, वो कैसी दिख जाएगी? यू जैसी दिखाई देगी फ्रेंड। इन्वर्जन ऑफ टी वेव, इन्वर्जन ऑफ टी वेव एंड एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन, ये ध्यान रखना आप। अब ये एसटी डिप्रेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, जब ईसीजी पढ़ाऊंगा ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा फ्रेंड आपको। जब एक दिन पूरी क्लास लेंगे आधे आधे पौन घंटे की, उसमें ईसीजी को कोशिश करूंगा जितना समझा सकूं आपको समझाऊंगा ईसीजी के बारे में। तो ये चेंजेज होंगे फ्रेंड जब हमारे ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, तो ये चेंज आएगा। अब हम बात करें हाइपर केलेमिया, हाइपरकेलेमिया किसकी बात करें फ्रेंड? हाइपरकेलेमिया। इसमें जो महत्वपूर्ण चेंज होंगे, हाइपरकेलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल बढ़ गया ब्लड में। तो जो हाइपरकेलेमिया में फ्रेंड चेंज होगा, वो जो चेंज होगा हाइपरकेलेमिया में, वो मेन जो चेंज होगा वो ईसीजी में ही चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? ईसीजी में चेंज होगा। क्या क्या चेंज होंगे ईसीजी में? क्या क्या चेंज होंगे फ्रेंड ईसीजी में? ईसीजी में देखो फ्रेंड, टी वेव है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगी, पीक्ड टी वेव। जो टी वेव है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगी। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, अब ये उसमें होता है कॉम्प्लेक्स, ऐसे मैं नहीं बता सकता फ्रेंड आपको, जब ईसीजी पढ़ाऊंगा जब भी बताऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रख लेना, ध्यान रख लेना। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाएगा, वाइडर, चौड़ा हो जाएगा। एसटी एलिवेशन, या यूं बोल सकते हो आप, नहीं टी वेव, एस टी वेव हो गया। यहां पे जो पी आर इंटरवेल है, पी और आर के बीच में जो अंतराल है वो कैसा हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवेल, ठीक है, पी आर इंटरवेल। तो ये चेंजेज होंगे फ्रेंड हाइपरकेलेमिया में, हाइपरकेलेमिया में, ठीक है फ्रेंड। यहां तक दिक्कत नहीं है, कोई भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बारे में हम यहां बात करते हैं। सोडियम, सोडियम, सोडियम की सबसे पहले तो हम बात करें कितना होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड वो होती है 135 से 145 वही मिली मोल पर लीटर, ठीक है। ध्यान रखना कितना होगा? 135 से 145 मिली मोल पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है सोडियम की। सोडियम जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, कार्डियक प्रॉब्लम में हम क्या देते हैं फिर? कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए जब भी अगर कार्डियक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम क्या देंगे? डायूरेटिक्स देते हैं। क्या देते हैं? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होती है फ्रेंड? पेशाब को बाहर निकालने वाली मेडिसिन, जिससे क्या है हार्ट का जो लोड, मान लो वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा, तो वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा तो हार्ट में ब्लड क्लॉट हो, सॉरी कलेक्ट होता जाएगा वेंट्रिकल में, तो वहां पे क्या होगा? लोड बढ़ जाएगा, प्रॉपर पंप नहीं हो रहा, तो कोई भी दिक्कत है मान लो हार्ट में, तो हम क्या देते हैं? डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स देते हैं फ्रेंड, क्या देते हैं? डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स,
यूरेटिक्स, ये क्या होते हैं, यूरिन का एक्सक्रेशन बढ़ाते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और बाहर एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, ज्यादा यूरिन पास होता है, जिससे क्या है, हमारे 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 हार्ट का लोड कम होता है। जैसे ही हम डाययूरेटिक्स देते हैं तो सोडियम भी उस यूरिन के साथ एक्सक्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम भी उस यूरिन के साथ एक्सक्रेट हो जाता है और सोडियम लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। किसमें, कार्डियक प्रॉब्लम में। जब भी कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो वहां पे क्या होता है, सोडियम डिक्रीज हो जाता है। और हार्ट फेलियर में भी, क्योंकि वहां भी हम डाययूरेटिक्स देते हैं, जब हार्ट काम नहीं करता तो डाययूरेटिक्स देते हैं, बीपी बढ़ जाता है, फिर बीपी को कम करने के लिए हम डाययूरेटिक्स देते हैं, जिससे सोडियम यूरिन के साथ निकल जाता है और सोडियम की कमी हो जाती है, 135 से कम हो जाता है। सोडियम कम हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, अलग अलग एनएस आती, सोडियम एनएस आती, सोडियम क्लोराइड आता है, उसमें 3% एनएस, 5% एनएस, ये देते हैं फिर, ठीक है ना, ट्रीटमेंट के लिए। ये हो गया क्या हो गया फ्रेंड, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मिनरल्स का क्या हाल होता है, या मिनरल्स की वजह से हार्ट में क्या इफेक्ट आता है या क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे हम कैल्शियम की। कैल्शियम भी भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है हमारे दिल के लिए, हमारे हार्ट के लिए, जो कैल्शियम है। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम की। नंबरिंग तो भूल गया रे यार मैं, कौन सी नंबरिंग चल रही थी अपनी। कैल्शियम लिख देता हूं मैं, कैल्शियम की बात करें फ्रेंड, तो जो कैल्शियम है हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बहुत लंबी क्लास हो गई आज तो यार, कितनी लंबी क्लास चल रही है, 52 मिनट की क्लास हो गई। कैल्शियम है फ्रेंड हमारे हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कैल्शियम, और इसकी रेंज जो होती है फ्रेंड 8.5 से 10.5, 8.5 से 10.5 mg पर डीएल, 8.5 से 10.5 mg पर डीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम में भी दो चीजें होती है फ्रेंड, कैल्शियम में भी दो चीजें होती है, एक होती है हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का बढ़ना, एक होता है हाइपर कैल्सीमिया एंड एक होता है हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का बढ़ना, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, कैल्शियम इसमें बढ़ जाएगा हाइपर में, और हाइपो में ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। कैल्शियम की नॉर्मल रेंज कितनी बताई मैंने, 8.5 से 10.5 mg पर डीएल। अब यहां पे क्या होगा फ्रेंड, जब यहां पे भी कैल्शियम, जैसे पोटेशियम की मैंने बात की थी, जब हाइपोकैलेमिया, वहां पे भी क्या हुआ था, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। तो यहां पे भी क्या होगा, वेंट्रिकुलर, ये भी क्या करता है फ्रेंड, कैल्शियम भी जो रिदम है हमारे हार्ट की, खास करके वेंट्रिकल की, उसको मेंटेन रखता है। और ईसीजी में भी ये क्या करेगा, ईसीजी में भी चेंज होंगे, कैल्शियम की वजह से भी क्या होंगे, ईसीजी में चेंज होंगे। ईसीजी में चेंज मैंने बताया अभी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है ईसीजी में क्या होगा, यहां पे चेंज, प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल, एक ही चेंज होगा, प्रोलॉन्ग्ड ST and QT interval, प्रोलॉन्ग्ड ST एंड QT इंटरवल, ये ध्यान रखना भी। और इसकी वजह से फ्रेंड अगर बॉडी में ब्लड में कैल्शियम धीरे धीरे ज्यादा कम होता गया, क्या करता है, सबसे पहले तो ये वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया करेगा,
उसके बाद ईसीजी में चेंजेज होंगे, ईसीजी में चेंज होने के बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का पंप करना बंद करना, एकदम अरेस्ट हो गया, काम करना बंद कर दिया हमारे हार्ट ने, तो इसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से फ्रेंड क्या हो सकता है फ्रेंड, क्या हो सकता है फ्रेंड, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यहां पे अब हम बात करें हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम बढ़ गया, मान लो कैल्शियम बढ़ गया तो बढ़ना भी खराब है, ये क्या करेगा, अगर बढ़ गया ना ये भी खराब है, कैल्शियम अगर बढ़ गया तो एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, हमारे हार्ट को ब्लॉक कर सकता है ये, अगर कैल्शियम बढ़ गया तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हमारे हार्ट को ब्लॉक कर सकता है, ईसीजी में चेंज करेगा, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, इसमें टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया भी हो सकता है एंड ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया मतलब क्या होता है, टेकीकार्डिया पल्स का बढ़ना, ठीक है, टेकीकार्डिया 100 से अधिक हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। वैसे तो नॉर्मल जो पल्स होती है उससे अगर ज्यादा हो रही है आपकी पल्स या हार्ट रेट, उसको बोलेंगे ज्यादा हो तो टेकीकार्डिया, कम हो रही है तो ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, 60 से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे टेकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ईसीजी में चेंज होंगे, कार्डियक अरेस्ट होगा। ईसीजी में क्या चेंज होगा फ्रेंड, ईसीजी में क्या चेंज होगा, एसटी सेगमेंट एंड टी वेव में चेंज आएगा, टी वेव क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे क्या टी वेव ऐसे चौड़ी जाएगी, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, हार्ट ऐसे रुक जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया में से होगा, टी वेव चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए पल्स रुक जाएगी, एक तरह से हार्ट रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद करेगा, फिर टेकीकार्डिया जाएगा, फिर ब्रेडिकार्डिया जाएगा। तो ये एक तरह से क्या होगा, एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा हार्ट, इसकी वजह से, कैल्शियम की वजह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हमारे हार्ट के लिए फ्रेंड, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड नेक्स्ट मैग्नीशियम, उसके बाद हम बात करें फ्रेंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करें फ्रेंड, किसकी बात करें, मैग्नीशियम, इसको मिटा दू ना, इसके बाद हम बात करें फ्रेंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg SO4, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसकी जो रेंज की बात करें फ्रेंड हम मैग्नीशियम की 1.2 से 2.2 mg पर डीएल, 1.2 से 2.2 mg पर डीएल, ठीक है ना, 1.2 से 2.2 mg पर डीएल इसकी क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है। और इसके बढ़ने से, इसके बढ़ने से, इसके बढ़ने से वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो सकता है और फिब्रिलेशन हो सकता है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया मतलब वेंट्रिकल का अधिक पंप करना, ठीक है, और फिब्रिलेशन मतलब इस प्रकार पंप करना, मतलब एक तरह से रिदम पूरी चेंज हो जाना, जो एक नॉर्मल रिदम में चलती है 0.8 सेकंड में जो साइकिल पूरा होता है वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, फिब्रिलेशन। एक तरह से जो ईसीजी आएगी वो फिब्रिलेशन की, मैं ईसीजी दिखाऊंगा आपको, इसे ऐसे ही हो, जैसे फाइबर ही फाइबर, ठीक है,
अटपटी टाइप की फिब्रिलेशन में, तो ये चीजें हो सकती है। तो मैग्नीशियम भी हमारे हार्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीशियम का लेवल अगर बढ़ता है तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कर सकता है और फिब्रिलेशन भी कर सकता है। वेंट्रिकुलर सॉरी बढ़ता नहीं यार, सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बढ़ेगा नहीं, इसमें लो होगा। ये कब होंगे? लो होगा जब, इसको बोलेंगे हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीसेमिया, सेमिया, हाइपोमैग्नीसेमिया, ब्लड मतलब ब्लड में मैग्नीशियम कम हो जाता है तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड फिब्रिलेशन होगा। घटेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया था, वहां बढ़ेगा नहीं, घटेगा, तब लो होगा ना। मैग्नीशियम जब ब्लड में लो हो जाएगा तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड फिब्रिलेशन के चांस है पूरे के पूरे। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड हम हाइपर में। अगर हाइपर हो जाता है, मान लो हाइपर मैग्नेसेमिया, ये तो किसमें हो गया? लो में। अगर मैग्नीशियम बढ़ जाता है, हाइपर मैग्नीशियमिया, तो ये क्या करेगा? एक तो वीकनेस, कौन सी वीकनेस? मसल वीकनेस, कार्डियक मसल को वीक करता ही है। कार्डियक मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, कार्डियक मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, फ्रेंड। हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगी, पल्स भी कम हो जाएगी। हाइपोटेंशन का मतलब पता है ना? हाइपरटेंशन तो बीपी बढ़ना और हाइपोटेंशन बीपी कम होना। तो बीपी कम हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट भी कम हो सकती है। ठीक है, ईसीजी में चेंजेस आएगा। ठीक है, यहां पे हो गया फ्रेंड हमारा मिनरल सारे। फ्रेंड जो हमारा हार्ट है ना, उसके लिए एक चीज याद रखना आप, जो जो मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनकी कमी और कुछ इम्बैलेंस होते हैं, मतलब कम ज्यादा होते हैं, तो कार्डियक डिसरिदमिया हो जाता है, मतलब जो हमारा हार्ट है प्रॉपर रिदम में नहीं रहेगा। ये पूरी जिंदगी भर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, पूरी जीवन भर उसको दिक्कत रहेगी इस हार्ट में अगर प्रॉपर। तो इसलिए भाई साहब मैं बोलता हूं प्रॉपर डाइट लो, और डाइट के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, इनका भी ध्यान रखो। इनकी वजह से हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। देखो कार्डियक अरेस्ट तक हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड। इसके बाद एक दो लास्ट बचे हैं फ्रेंड। एक होता है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो नॉर्मल होता है फ्रेंड। कितना होता है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल? 60 से 120 mg पर डीएल। 60 से 120 mg पर डीएल। ठीक है, जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा फ्रेंड, ये ध्यान रखना आप। जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा पेशेंट का। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, या बढ़ी हुई शुगर भी कार्डियक प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है ना, एक दूसरे से जब हम बात करेंगे, जब ब्लड शुगर पढ़ेंगे तो किस प्रकार इंटरलिंक है वो सारी बातें हम करेंगे जब डिजीज पढ़ेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड बीएनपी,
लास्ट बचा है हमारा BNP। क्या होता है BNP? BNP ये भी आजकल मोस्ट कॉमन है, कई बार इसको प्रो BNP भी बोला जाता है, प्रो BNP, एंटी प्रो BNP, एंटी प्रो BNP भी बोला जाता है और इसको BNP भी बोला जाता है, एंटी प्रो BNP भी बोला जाता है, पर यहां पे एनक्लेस में BNP दिया हुआ है। इसको बोला जाता है बी टाइप। इसकी जो फुल फॉर्म है नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, बी टाइप। इसकी जो फुल फॉर्म है बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, BNP की। ये भी ब्लड टेस्ट ही है फ्रेंड। बी टाइप नाइट्रियूरेटिक, बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, BNP। ये भी क्या है फ्रेंड? ये भी क्या है? एक ब्लड टेस्ट है। ये भी आजकल मोस्ट कॉमन हो रहा है, जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो इसको प्रेफर किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो लेस देन 100 Ng/ml। इसकी जो रेंज होती है 100 Ng/ml से कम होनी चाहिए। 100 Ng/ml से इसकी जो रेंज है वो कम होनी चाहिए फ्रेंड, ये होनी चाहिए कम। ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही ये क्या है, एक तरह से ये भी एक तरह से क्या है, कार्डियक मार्कर की तरह काम करता है BNP। इसमें क्या होता है, जैसे एट्रियम या वेंट्रिकल में, हार्ट की बात कर रहा हूं, एट्रियम या वेंट्रिकल में कोई भी थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग होती है, कोई भी दिक्कत होती है, या मसल्स में कोई भी दिक्कत होती है, तो ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं और रिलीज होते हैं ब्लड में। ब्लड में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और अपनी संख्या बढ़ा ले, अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, जिससे जैसे ये बढ़ा हुआ आए तो ये समझ लो कि भाई कार्डियक प्रॉब्लम है। कार्डियक फेलियर में ये सबसे ज्यादा, जब कार्डियक फेलियर होता है सबसे हाई लेवल में हो जाता है BNP, बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। जब हार्ट फेलियर की कंडीशन में जाने लगता है तब ये जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं या इसकी वैल्यू है BNP की, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो फ्रेंड ये था पूरा लेबोरेटरी टेस्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। जितना था लेबोरेटरी टेस्ट पूरा मैंने बताया। पूरा क्या बताया फ्रेंड, पूरा लेबोरेटरी टेस्ट बताया मैंने। क्या बताया फ्रेंड, लेबोरेटरी टेस्ट जितने थे उतने यहां पे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे क्या क्या जो प्रोसीजर आएंगे उनकी बात करेंगे। तो फ्रेंड ये थी लेबोरेटरी। यहाँ पे लेबोरेटरी की स्पेलिंग, अरे यहाँ पे एक ही जगह वो आएगा लेबोरेटरी, तो कई बार कैपिटल में लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेबोरेटरी की स्पेलिंग ये आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास, थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहूंगा, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी यार। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।